सोचिए कि एक कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते हैं। दोनों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक जैसा है। और आईक्यू स्कोर भी एकदम बराबर है। बिल्कुल, आईक्यू बराबर, और दोनों एक ही पद से शुरुआत भी करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद उनमें से एक, मान लेते उसका नाम हैरी है, वो दूसरे की तुलना में पूरे 5 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। 5 गुना? मतलब ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? अब स्वाभाविक तौर पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हैरी 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? और डेटा निश्चित रूप से कहता होगा कि नहीं। एकदम सही। तो क्या वो 5 गुना ज्यादा घंटे काम करता है? असल में अगर रिकॉर्ड्स देखें तो हैरी दूसरों से ज्यादा छुट्टियां लेता है। अरे वाह! तो फिर ये जादू हुआ कैसे? एक समान शुरुआत करने वाले 2 लोगों के बीच इतना बड़ा फासला कैसे आ गया? द डीप डाइव में आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे वाकई बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, आज हम डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की बहुत ही प्रभावशाली किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कुछ अंशों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा मिशन कोई मोटिवेशनल भाषण देना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक तंत्र को, यानी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं जो ये तय करता है कि सफलता केवल बुद्धिमत्ता या किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सोच का दायरा कितना बड़ा है। सही कहा। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलकर देखते हैं। हैरी की इस कहानी में आखिर वो कौन सा तत्व था जिसने उसे इतना आगे कर दिया? इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि समाज आमतौर पर सफलता को नापने के लिए बहुत ही पारंपरिक पैमानों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आईक्यू या फिर कॉलेज की डिग्री। हाँ, या फिर काम के घंटे। लेकिन डॉक्टर श्वार्ट्ज का जो शोध है वो एक बहुत ही अलग दिशा में इशारा करता है। अच्छा? देखिए, सफलता को दिमाग के आकार से नहीं बल्कि सोच के आकार से मापा जाता है। सोच के आकार से। ये काफी गहरी बात है ना? हैरी का उदाहरण ये स्थापित करता है कि जब कोई इंसान अपनी क्षमताओं और अवसरों को एक बड़े नजरिए से देखना शुरू करता है तो उसके परिणाम भी उसी अनुपात में गुणा हो जाते हैं। मतलब वो उन रास्तों को देख पाता है जो शायद दूसरों को दिखते ही नहीं। बिल्कुल। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं उनका दिमाग उन दरवाजों को स्कैन करने लगता है जो छोटी सोच वाले लोगों के लिए शायद अस्तित्व में ही नहीं होते। ये तो कोई जादुई चीज जैसी लग रही है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये विशुद्ध रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का दिमाग किस तरह के निर्देशों का पालन कर रहा है। तो ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि इस बड़ी सोच का जन्म आखिर होता कहाँ से है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे तंत्र को एक उपमा के जरिए, एक एनालॉजी से समझे, तो मान लेते हैं कि हमारा दिमाग एक विचारों का कारखाना है, एक थॉट फैक्ट्री। एक फैक्ट्री जो दिन भर विचार पैदा करती है। हाँ, और इस कारखाने को चलाने के लिए 2 मुख्य फोरमैन तैनात हैं। एक है मिस्टर विजय यानी मिस्टर ट्रायम्फ, और दूसरे हैं मिस्टर पराजय, मिस्टर डिफीट। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। सही कहा। मिस्टर विजय का काम बहुत स्पष्ट है। वो सकारात्मक विचार बनाते हैं। वो दिमाग के डेटाबेस से वो सारे कारण ढूंढ कर लाते हैं जो साबित करते हैं कि मैं ये काम क्यों कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर पराजय नकारात्मक विचारों के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल। उनका काम है ऐसे तर्क गढ़ना कि मैं असफल क्यों होऊंगा या ये काम क्यों नहीं हो सकता। और इंसान जिस भी फोरमैन को पुकारता है वो तुरंत अपनी मशीनरी चालू कर देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा अटक रही हूँ। अगर हम तार्किक रूप से जानते हैं कि मिस्टर पराजय हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हम इंसान बार बार उसी के पास क्यों जाते हैं? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या ये इवोल्यूशन की कोई गड़बड़ी है कि हम खुद को ही हराने वाले विचार पैदा करते हैं? देखिए, ये इवोल्यूशन की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि हमारे अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक सुरक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, वो कैसे? अविश्वास या डाउट कोई हल्की फुल्की भावना नहीं है। मनोविज्ञान में इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा माना जाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग तो स्वभाव से ही अनिश्चितता से डरता है। बिल्कुल सही। जब किसी नए काम का सामना होता है तो दिमाग तुरंत ऊर्जा बचाने और संभावित खतरे से बचने की कोशिश करता है। तो वो शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को असंभव मान लेता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सीधा मिस्टर पराजय को काम सौंप देता है। मतलब वो कहता है कि अब ऐसे कारण ढूंढो जो इस असफलता को सही ठहरा सके। एकदम सही, ताकि असफलता का दर्द कम हो सके। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब मिस्टर विजय वाला हिस्सा। हाँ, जब कोई ये गहरा विश्वास करता है कि ये काम किया जा सकता है
तो दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन पूरी तरह बदल जाता है। वो फिर समस्या के कारणों को छोड़कर इसे कैसे करना है के रास्ते खोजने लगता है ना? बिल्कुल, हाउ टू डू इट वाले रास्ते। विश्वास असल में हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक ट्रिगर है जो असंभव दिखने वाले काम के लिए रचनात्मक समाधानों के ताले खोल देता है। तो इसका मतलब है कि मिस्टर पराजय सिर्फ खाली बैठकर हमें डराता नहीं है, बल्कि वो बाकायदा एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद तैयार करता है। बिल्कुल, और स्रोतों के अनुसार मिस्टर पराजय के इस कारखाने से जो सबसे बड़ा उत्पाद निकलता है वह एक खास तरह की मानसिक बीमारी, हाँ, जिसे एक्सक्यूजाइटिस कहा गया है, यानी बहानेबाजी की बीमारी, असफलता की बीमारी। और सच कहूं तो ये बीमारी किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। कैसे? मतलब ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि सफल लोगों और असफल लोगों के बीच की जो सबसे बड़ी विभाजक रेखा है वो यही एक्सक्यूजाइटिस है। जो इंसान जीवन में संघर्ष कर रहा है उसके पास हमेशा एक वैध बहाना होता है। हाँ, एक वैलिड बहाना। ये इतना गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है कि जैसे जैसे इंसान अपने बहानों को दोहराता है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही परम सत्य मान लेता है। और स्रोतों में इसके कई प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे एक बहुत ही आम बहाना है उम्र का बहाना, एज एक्सक्यूजाइटिस। बिल्कुल, और इसके लिए 40 साल के सेसिल की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, सेसिल अपना खुद का कोई नया काम शुरू करना चाहता था, लेकिन वो इस विचार से ही लकवाग्रस्त था कि वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसे लगता था कि नया करियर शुरू करने की उम्र तो 20 के दशक में होती है और अब उसकी ट्रेन छूट चुकी है। और देखा जाए तो ये बहुत ही आम धारणा है। अक्सर 35 या 40 के बाद लोगों को लगने लगता है कि अब तो बस रिटायरमेंट का इंतजार करना चाहिए। सही कहा। तो सेसिल के इस उम्र के भ्रम को आखिर तोड़ा कैसे गया? शायद उसे कोई तार्किक गणित समझाया गया था। बिल्कुल, उसे एक बहुत ही लॉजिकल गणित के जरिए आईना दिखाया गया। सेसिल से सिर्फ इतना पूछा गया कि एक इंसान के उत्पादक वर्ष यानी प्रोडक्टिव ईयर्स आमतौर पर कब से कब तक होते हैं। तार्किक रूप से तो इंसान 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और लगभग 70 साल की उम्र तक काम कर सकता है। इसका मतलब है कि एक जीवन में कुल 50 उत्पादक वर्ष होते हैं। अच्छा, 50 साल। अब चूंकि सेसिल 40 साल का था तो गणित के हिसाब से उसने 20 से 40 तक केवल 20 साल काम किया था। अरे हाँ, यानी उसने अपनी उत्पादक क्षमता का केवल 40% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, उसके पास अभी भी 30 साल यानी पूरे 60% उत्पादक वर्ष बाकी थे। ये तो केवल एक नजरिए का बदलाव था, लेकिन इसने उस उम्र के बहाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब इंसान इस तरह की तार्किक सोच अपनाता है तो उसे एहसास होता है कि आधी से ज्यादा पारी तो अभी खेलनी बाकी है। वाकई, ये गणित किसी भी इंसान के नजरिए को पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन उम्र के अलावा एक और बहाना है जो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। आप बुद्धिमत्ता वाले बहाने की बात कर रही हैं? हाँ, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस। मैं इतना होशियार नहीं हूँ या मेरी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। बिल्कुल, अगर कोई इंसान बहुत होशियार नहीं है तो वो तो इस बहाने को ही अपनी ढाल बना लेगा। लेकिन हेनरी फोर्ड का उदाहरण इस बुद्धिमत्ता वाले बहाने की जड़ें उखाड़ देता है। हाँ, स्रोतों में हेनरी फोर्ड से जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक वाकया है। एक बार अदालत में एक क्रिटिक ने फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए उन पर सामान्य ज्ञान और इतिहास के अनगिनत सवालों की बौछार कर दी थी। और क्योंकि फोर्ड के पास औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, उन्हें उन रटने वाले सवालों के जवाब नहीं पता थे। लेकिन जब उन्हें उकसाया गया तो फोर्ड ने जो जवाब दिया वो एक मास्टर क्लास था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि उनके डेस्क पर बहुत सारे बटन हैं। अगर उन्हें किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वे बस सही बटन दबाकर ऐसे किसी भी विशेषज्ञ को अपने केबिन में बुला सकते हैं जो उन्हें वो जानकारी दे दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। फोर्ड का तर्क ये था कि जब वे जानकारी देने वाले लोगों को काम पे रख सकते हैं तो उन्हें अपने दिमाग को अनावश्यक तथ्यों से क्यों भरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि केवल तथ्यों को रट लेना या एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बन जाना असल शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, शक्ति इस बात में है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तथ्यों का गोदाम है वो उस इंसान के सामने फीका पड़ जाता है जो विचारों का निर्माण करना जानता है। और यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही तीखा लेकिन सत्य अवलोकन करती है। एक इंसान जो विचारों को जोड़ना जानता है, लोगों का प्रबंधन जानता है, उसका व्यावसायिक मूल्य कहीं ज्यादा है उस इंसान की तुलना में जो सिर्फ एक डेटाबेस है। हाँ, किताब का एक वाक्य यहाँ बहुत ही प्रासंगिक है। स्टिकेबिलिटी इज 95% ऑफ एबिलिटी, यानी डटे रहना ही
95% योग्यता है। बुद्धिमत्ता इस बात से तय नहीं होती कि IQ स्कोर क्या है ना? बिल्कुल, बल्कि इस बात से तय होती है कि कोई इंसान अपनी मौजूदा बुद्धि का प्रबंधन किस तरह से कर रहा है और लक्ष्य के प्रति कितना डटा हुआ है। ये डटे रहना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ में ये जो बहाने इंसान बनाता है, चाहे वो उम्र के हों या बुद्धिमत्ता के, मुझे लगता है ये असल में सिर्फ एक आवरण है, एक कवर अप। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इनके पीछे क्या होता है? इनके पीछे एक बहुत गहरी चीज छिपी होती है, और वो है डर। इंसान बदलाव से डरता है, असफलता से डरता है, और उसी डर को छिपाने के लिए ये सारे तर्क गढ़ लेता है। और डर कोई भ्रम नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही वास्तविक और लकवा मार देने वाली भावना है। डर इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डर को खत्म करने का एक बहुत ही सटीक तंत्र मौजूद है, और वो तंत्र है कार्यवाही, यानी एक्शन। एक्शन। लेकिन टालमटोल करना तो हमारी फितरत होती है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, डर के लिए सबसे अच्छी खाद है। मतलब जब हम किसी फैसले को टालते हैं तो हमारा दिमाग संभावित खतरों की कल्पना करने लगता है और डर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि कार्यवाही डर का इलाज है। लेकिन कार्यवाही करना इतना आसान तो नहीं है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी, मेमोरी बैंक की उपमा। मेमोरी बैंक, ये दिलचस्प है। हाँ, हमारा दिमाग एक विशाल बैंक की तरह है जहां हम रोज अपने अनुभवों को जमा करते हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान को स्टेज पे जाकर हजारों लोगों के सामने बोलना है, या अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक नया व्यापार शुरू करना है। बिल्कुल। वो अपने इस मानसिक बैंक के पास जाता है और कहता है, मुझे इस नए काम के लिए कुछ विचार दो। और पता है उसका दिमाग का टेलर उसे क्या थमा देता है? वही पुरानी असफलता की पर्चियां। एकदम सही। दिमाग उसे याद दिलाता है कि स्कूल के नाटक में वो कैसे अपनी लाइनें भूल गया था, या उसका पुराना काम कैसे फेल हुआ था। और जब इंसान का अपना ही दिमाग उसे डरावनी यादें दे रहा हो, तो वो एक्शन कैसे ले सकता है? यही मेरा सवाल है, इस मानसिक घाटे से बाहर कैसे आया जाए? देखिए, इस मानसिक बैंक के घाटे से बाहर आने का तरीका पूरी तरह से इंसान के सचेत नियंत्रण, यानी कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस का एक नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति अतीत की असफलताओं को बार बार याद करता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जो उसे फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। हाँ, और ये पुरानी यादें धीरे धीरे मानसिक राक्षसों में बदल जाती हैं। इसका समाधान ये है कि मानसिक बैंक के टेलर को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। कैसे निर्देश? कि खाते से केवल सकारात्मक यादें ही निकालनी है। दुनिया का सबसे सफल इंसान भी जीवन में कई बार हारता है, लेकिन वो उन बुरी यादों को अपने बैंक में सड़ने नहीं देता। मतलब वो उन्हें डिलीट कर देता है? बिल्कुल। स्टेज पर जाने से पहले एक सफल व्यक्ति केवल उस एक पल को याद करता है जब उसे सराहा गया था या जब उसने कोई छोटी सी जीत हासिल की थी। और ये सकारात्मक याद दिमागी रसायन, ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देती है और आत्मविश्वास पैदा करती है। तब जाकर एक्शन लेना संभव हो पाता है। ये बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। लेकिन डर सिर्फ खुद की असफलताओं का ही नहीं होता। एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों का डर, फियर ऑफ पीपल। हाँ, ये बहुत आम है। हम अक्सर किसी बड़े अधिकारी के केबिन में जाने से कांपते हैं, यहाँ तक कि कई बार गुस्सैल ग्राहकों या अजनबियों से भी डर लगता है। इस तरह के सामाजिक डर को खत्म करने के लिए परिप्रेक्ष्य, यानी पर्सपेक्टिव को बदलना सबसे जरूरी है। स्रोत सामग्री में इसका कोई उदाहरण है क्या? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। एक होटल क्लर्क नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। तभी एक बेहद गुस्सैल ग्राहक वहां आया। ऐसे ग्राहक तो अक्सर मिल जाते हैं। और वो क्लर्क पर चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसे डबल रूम की जगह सिंगल रूम मिला था। किसी भी आम स्थिति में कोई दूसरा क्लर्क शायद पलटकर बहस करता या फिर डर के मारे अपना आत्मविश्वास खो बैठता। लेकिन उस क्लर्क ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए स्थिति को बहुत शांति और पेशेवर तरीके से संभाला। तो उसने ऐसा कैसे किया? बाद में जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब था, अंदर से वो शायद एक बहुत अच्छा इंसान है जो शायद अपनी नौकरी या परिवार की किसी बात से परेशान है। अरे वाह, मतलब वो मुझ पर नहीं अपनी परिस्थितियों पर चिल्ला रहा था। बिल्कुल, ये नजरिया कमाल का है। सच में उसने उस गुस्सैल ग्राहक को कोई दानव नहीं माना, बल्कि उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो खुद किसी तकलीफ में था। जब इंसान ये समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या गुस्सैल क्यों ना हो, वो भी हमारी ही तरह असुरक्षाओं से भरा एक इंसान है,
तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो डर अपने आप वाष्पीकृत हो जाता है ना? एकदम सही। और एक बार जब दिमाग से डर और बहानेबाजी की धुंध छट जाती है, तब असल में रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग के पनपने की जगह बनती है। रचनात्मक सोच। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि रचनात्मकता केवल कलाकारों या वैज्ञानिकों की जागीर है। लेकिन सफलता के संदर्भ में इसका मतलब बहुत अलग है। हाँ, हम रोजमर्रा के जीवन में और व्यापार में रचनात्मकता का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब है चीजों को वैसे ना देखना जैसी वे आज हैं, बल्कि वैसे देखना जैसी वे भविष्य में हो सकती हैं। इसके लिए मुझे वो अंधे दूध वाले की कहानी याद आ रही है। हाँ, ब्लाइंड मिल्कमैन और सफल रियल एस्टेट एजेंट की तुलना। बिल्कुल। एक दूध वाला एक परिवार को डिलीवरी करने से मना कर देता है क्योंकि वो परिवार बहुत कम दूध खरीदता था। वो सिर्फ आज के मुनाफे को देख रहा था। हाँ, वो ये नहीं देख पाया कि वो एक युवा परिवार है और भविष्य में उनकी जरूरतें बढ़ेंगी। वो अपनी सोच में पूरी तरह अंधा था। और इसके ठीक विपरीत एक रियल एस्टेट एजेंट एक बंजर और उबड़-खाबड़ जमीन के टुकड़े को देखने जाता है। जहां आम लोगों को सिर्फ एक खंडहर दिखता है, वहां वो एजेंट अपनी रचनात्मक सोच से क्या देखता है? भविष्य का एक शानदार राइडिंग स्टेबल और घुड़सवारी का मैदान। ये जबरदस्त है। मतलब रचनात्मकता असल में हमारी देखने की क्षमता का विस्तार है। और ये क्षमता कोई भौतिक चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक मानसिक अवस्था है, मेंटल स्टेट। इसे साबित करने के लिए किताब में उस कामकाजी माँ का भी तो शानदार उदाहरण है। हाँ, वो महिला अक्सर शिकायत करती थी कि उसके पास 1 सेकंड का भी समय नहीं बचता। उसकी क्षमता पूरी तरह भर चुकी थी। लेकिन फिर उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो कई महीनों के लिए बिस्तर पर आ गए। अब उस महिला को परिवार चलाने के लिए अतिरिक्त काम भी करना पड़ा। तार्किक रूप से तो उसे टूट जाना चाहिए था। लेकिन अचानक उसकी कार्यक्षमता 100% बढ़ गई। जब उसने मान लिया कि उसे ये सब करना ही है, तो उसके दिमाग ने नए और रचनात्मक तरीके खोज निकाले। आवश्यकता ने उसकी क्षमता को दुगना कर दिया। ये तो ठीक है कि विपत्ति आने पर दिमाग रास्ते निकाल लेता है, लेकिन हम आम दिनों में अपनी रचनात्मकता को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? इसके लिए दिमाग को परंपरावादी सोच की बेड़ियों से आजाद करना होता है, ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलना होता है। मतलब ये सोचना बंद करना होगा कि चीजें हमेशा से ऐसी होती आई हैं। बिल्कुल। किताब में जेलों को खत्म करने के एक प्रयोग का जिक्र है। एक सेमिनार में लोगों से पूछा गया कि क्या अगले 30 सालों में समाज से जेलों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? और पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि ये असंभव है, बेवकूफी है। हाँ, लेकिन फिर उनसे कहा गया कि केवल 10 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये पूरी तरह संभव है। अच्छा, बस 10 मिनट के लिए? हाँ, और जैसे ही उन्होंने इस विश्वास को स्वीकार किया, उनका दिमाग क्यों नहीं हो सकता मोड से निकलकर कैसे हो सकता है मोड में आ गया। और उन्होंने कितने तरीके खोजे? 78 नए और रचनात्मक तरीके, जैसे गरीबी दूर करने के कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक इलाज। मान लीजिए कि ये संभव है, सिर्फ इस एक वाक्य में कितनी ताकत है? बहुत ज्यादा। और जब हम संभावनाओं पर विश्वास करने की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं। यानी हमारी स्वयं की छवि, सेल्फ इमेज। एक बहुत पुरानी कहावत है, इंसान वही है जो वो सोचता है कि वो है। इसके लिए वो 3 ईंटें जोड़ने वाले मजदूरों की कहानी बहुत ही सटीक है। हाँ, किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले ने झुलझुलाकर कहा, मैं ईंटें जोड़ रहा हूँ। दूसरे ने थोड़ा तार्किक होकर कहा, मैं $9 प्रति घंटे कमा रहा हूँ। लेकिन तीसरे मजदूर ने गर्व से कहा, मैं दुनिया का सबसे महान कैथेड्रल बना रहा हूँ। काम एक ही था, लेकिन अपनी अहमियत को देखने का नजरिया पूरी तरह अलग था। और ये सेल्फ इमेज शून्य में नहीं बनती है ना, ये हमारे पर्यावरण से आकार लेती है। बिल्कुल। जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह पर्यावरण हमारी मानसिक खुराक है, माइंड फूड। और खराब खाना जैसे शरीर को बीमार कर देता है, वैसे ही नकारात्मक लोग इंसान की सोच को कुंठित कर देते हैं। स्रोत सामग्री में एक ड्राफ्ट्समैन का जिक्र है, WW। उसका फॉर्मूला था कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत से सफल नहीं हो सकता। मतलब उसके हिसाब से हर सफल इंसान ने या तो चोरी की है या सिफारिश लगाई है। हाँ, ऐसे नकारात्मक लोग अपनी खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दुनिया को इसी चश्मे से देखते हैं। इनकी संगत किसी की भी ऊर्जा चूस सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपने मानसिक पर्यावरण की रक्षा कैसे करें? इसका सबसे सीधा तरीका है खुद को महत्व देना, और इसकी शुरुआत पहनावे से होती है। कपड़ों से। ये तो थोड़ा दिखावे जैसा लगता है। ये दिखावा नहीं, विशुद्ध मनोविज्ञान है। किताब एक गणित सुझाती है, 2 गुनी कीमत चुकाएं और आधे खरीदें। पे ट्वाइस एज मच एंड बाय हाफ। मतलब गुणवत्ता वाले कपड़े, क्योंकि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं
तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। और दुनिया भी हमें उसी सम्मान की नजर से देखती है। लेकिन कपड़े तो बाहरी आवरण हो गए, अचेतन मन को अंदर से कैसे बदला जाए? इसके लिए टॉम स्टेले का 60 सेकंड का कमर्शियल एक अचूक हथियार है। वो क्या है? टॉम हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही एक सेल्स पिच देता था। वो खुद से कहता था, टॉम स्टेले, तुम बड़े महत्वपूर्ण इंसान हो, तुम बड़ा सोचते हो। अरे वाह, मतलब अपना ही विज्ञापन करना। बिल्कुल। जब कंपनी विज्ञापन दिखाती है तो बात दिमाग में बैठ जाती है, वैसे ही हमें रोज खुद को अपना विज्ञापन देना होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड इसे रोज सुनता है तो वो इसे सच मान लेता है। एकदम सही। अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता तो दुनिया को कैसे समझाएगा? तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि हर इंसान को अपना मानसिक थर्मोस्टेट बढ़ाना होगा। मिस्टर पराजय को नौकरी से निकालना होगा। बिल्कुल। एक्सक्यूजाइटिस से बचना होगा, बैंक से सकारात्मक यादें निकालनी होंगी और अपनी स्वयं की छवि सुधारनी होगी। जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक सोच का दायरा बड़ा ना हो। एकदम सही बात है। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही अहम सवाल पर सबका ध्यान खींचना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज हमने बात की कि बड़ी सोच से हमारा जीवन कैसे बदलता है, लेकिन अगर पर्यावरण हमारी सोच को बनाता है तो हम भी तो किसी न किसी के पर्यावरण का हिस्सा हैं, है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी आज की सोच चाहे छोटी हो या बड़ी, चुपचाप हमारे बच्चों, सहकर्मियों या समाज की सफलता तय कर रही है? क्या हम उनके लिए पौष्टिक मानसिक खुराक बन रहे हैं या फिर WW की तरह नकारात्मक जहर? बिल्कुल, जो मिस्टर पराजय को ताकत देता है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहेगा। हम सिर्फ अपने खुद को नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया का भी निर्माण कर रहे हैं। सही कहा आपने। याद रखिए, सफलता आपके IQ से नहीं, आपकी सोच के दायरे से तय होती है। आज द डीप डाइव के इस मानसिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नई चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।